जय हिंद पल्टन, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू लॉ पल्टन। आज लॉ पल्टन लेकर आई है जी सेक्शन 23 क्लॉज 1 अंडर HMA 1955 बार्स टू मैट्रिमोनियल रिलीफ। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 22 कंप्लीट अप कर लिया जी, सेक्शन 21 कंप्लीट अप कर लिया। जिन्होंने अभी तक लास्ट लेक्चर्स नहीं गो थ्रू कीजिए, प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर्स टू अंडरस्टैंड द फर्दर कंसेप्ट्स। आज लॉ पल्टन लेकर आई थी सेक्शन 23 क्लॉज 1 बार्स टू मैट्रिमोनियल रिलीफ। इस टॉपिक को स्टार मार्क कर लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है जी, बेसिक कंसेप्ट्स हमने कुछ सेक्शंस में अंडरस्टैंड किए हैं जी। इट इज जस्ट एडवांस टू दैट बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है जी, तो इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, अच्छी तरह से समझना है। कहीं पे भी डाउट लगता है, डू नॉट हेजिटेट, कमेंट कीजिए या इंस्टा हैंडल पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। चलिए जी शुरू करते हैं। वो कहता है कि आज का टॉपिक है जी हमारा बार्स टू मैट्रिमोनियल रिलीफ। हमें ये तो पता चल गया जी मैट्रिमोनियल रिलीफ का क्या मतलब होता है। वो रिलीफ जो शादी से मिल सकते हैं जी। ठीक है जी, शादी कारण मैट्रिमोनियल। ठीक है जी, मैट्रिमोनियल का सीधा सा मतलब है जी मैरिज। डायरेक्ट आप सिंपल सेंस में अगर बात करें तो मैरिज के रिलीफ। मैट्रिमोनियल रिलीफ्स क्या होता है? मैरिज रिलीफ्स। ठीक है जी, मैरिज रिलीफ्स, ये तो बात समझ आ गई। अब कहते हैं बार्स टू मैट्रिमोनियल रिलीफ का मतलब क्या है। बार्स का मतलब होता है जी हिंड्रेंसेस या फिर रोक लगाई गई है। ठीक है जी, जैसे जेल में कैदी को बार कर दिया जाता है, सिमिलरली कुछ रिलीफ्स को बार कर दिया गया जी, रोका गया है। कैसे रोका गया है? विल अंडरस्टैंड थ्रू दैट क्लोजेस। ठीक है जी, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कौन से बार्स हैं। सेक्शन 23 में क्लॉजेस डिफाइंड है कि क्या क्या बार्स दिए गए हैं मैट्रिमोनियल रिलीफ को। ठीक है जी, चलिए जी, पहला हमारे पास बार है जी टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस ओन रॉन्ग। ठीक है जी, पहला बार है जी टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस ओन रॉन्ग। सिंपल सा मतलब आ रहा है कि किसी का अपना फायदा लेना जी, टेकिंग एडवांटेज फायदा लेना ऑफ वंस ओन रॉन्ग, अपनी गलती का फायदा लेना, दैट इज बार। रोक लगा देगा जी उस रिलीफ को, मैट्रिमोनियल रिलीफ। ये रिलीफ पहली बात होते क्या है? ठीक है जी, जैसे जुडिशियल सेपरेशन, इट इज अ मैट्रिमोनियल रिलीफ। डिवोर्स, इट इज अ मैट्रिमोनियल रिलीफ। मेंटेनेंस हम नेक्स्ट करेंगे सेक्शन 24, दैट इज मेंटेनेंस, दैट इज मैट्रिमोनियल रिलीफ। नलिटी ऑफ मैरिज, वो भी एक मैट्रिमोनियल रिलीफ है जी। सो वो कहता है उन रिलीफ को कौन सी चीजें बार करती हैं। पहली चीज हमने पढ़ी है जी, फर्स्ट टॉपिक है जी टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस ओन रॉन्ग, अपनी गलती का फायदा लेना, दैट इज अ बार। ऐसे नहीं कोर्ट में जा सकते कि हमारी गलती और हम उस चीज का फायदा ले रहे हैं, दैट्स रॉन्ग, दैट्स अ बार। ठीक है जी, असेसरी, पार्टिसिपेशन इन ए क्राइम। असेसरी का मतलब होता है जी किसी क्राइम में भागीदार होना, यू आर अ पार्टिसिपेंट इन अ क्राइम। ठीक है जी, कुनाइवेंस, मिली भगत, ये भी एक बार है। कंडोनेशन, माफी। कल्यूजन, साठगांठ, जैसे यार तू भी ये कर ले, मैं भी ये कर लेता हूं, आधा आधा कर लेंगे। ठीक है जी, दैट इज कल्यूजन। डिले, देरी, देरी होना। ठीक है जी, दैट सिंपल। और एनी अदर लीगल ग्राउंड। सो दीज वर द क्लॉजेस, these were the parts, these were the bars which are under bars of matrimonial relief। कहीं पे भी डाउट लगता है कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, आपको ये सारे पार्ट्स ब्रीफली एक्सप्लेन किए जाएंगे इन दिस वीडियो। ठीक है जी, हाँ जी बल्टन। अब चलते हैं जी, अब हर एक बार को हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है जी, पहला बार है जी हमारे पास सेक्शन 23 क्लॉज 1 पार्ट ए। फर्स्ट हमें बार डिफाइन है जी पार्ट ए में, दैट इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस ओन रॉन्ग, अपनी गलती का फायदा उठाना, दैट इज बार टू एनी मैट्रिमोनियल रिलीफ। ठीक है जी, अब वो कहता है कि इस स्टेटमेंट को इस मैक्सिमम में डिफाइन किया गया, दैट इज इक्विटी मस्ट कम विद ए क्लीन हैंड। वो कहते हैं जी अब ये
स्टेटमेंट हमें ये चीज बताती है कि जो भी पिटिशनर कोर्ट में आ रहा है दे मस्ट कम विद ए क्लीन हैंड। जो आदमी आ रहे हैं जी कोर्ट में वो अपने हाथ साफ रख कर आए जी। इसका ये मतलब नहीं सैनिटाइजर के साथ साफ रख के आना, मींस दे शुड नॉट बी एट द फॉल्ट। वो अपने फॉल्ट पे नहीं होने चाहिए, उनकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसका ये मतलब है जी। ठीक है जी। अब कहते हैं जी बर्डन ऑफ प्रूफ, बीओपी, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है जी? पिटिशनर पर। हर एक मैट्रिमोनियल रिलीफ में बर्डन ऑफ प्रूफ पिटिशनर पर रहता है जी। ऑलवेज रिमेंबर दिस, बर्डन ऑफ प्रूफ इन द मैट्रिमोनियल केसेस इज ऑलवेज ऑन द पिटिशनर। ठीक है जी, रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है जी, दैट ही हैजंट टेकन एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग। पिटिशनर को यह प्रूव करना पड़ेगा जी कि उसने अपनी गलती का कोई भी फायदा नहीं उठाया। दैट ही हैजंट टेकन एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग, उसने कुछ भी अपनी गलती का कोई फायदा नहीं उठाया। ही हैज टू प्रूव दैट, पिटिशनर को यह प्रूव करना पड़ेगा जी। ठीक है जी, एक एग्जांपल से समझ है, अच्छे वे में समझ आएगी जब हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। वो कहते हैं अ पिटीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिस्पोंडेंट्स अडल्ट्री कैनॉट बी ग्रांटेड इफ द पिटिशनर हैज कंट्रीब्यूटेड टू रिस्पोंडेंट्स अडल्ट्री। अब कहता है जी कि एक आदमी पिटीशन लेके जाता है, फॉर एग्जांपल डिवोर्स की पिटीशन लेके जाता है कि मुझे अपनी वाइफ से डिवोर्स चाहिए। वो कोर्ट गया, पिटीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिस्पोंडेंट्स अडल्ट्री। अब जो वाइफ है वो रिस्पोंडेंट हो जाएगी और कहते हैं कि वो कहता है कि पिटीशनर कहता है कि मेरी वाइफ ने अडल्ट्री कमिट की है। ठीक है जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं जी मेरी वाइफ के। तो अगर वो ये बोलता है आदमी कैनॉट बी ग्रांटेड, वो कहते कि ग्रांट होगी बट ऑन व्हाट बेसिस दैट कैनॉट बी ग्रांटेड? कैनॉट बी ग्रांटेड इफ द पिटीशनर, अगर उसका हस्बैंड, ठीक है जी, अगर वाइफ का हस्बैंड है जो पिटीशनर हैज कंट्रीब्यूटेड टू रिस्पोंडेंट्स अडल्ट्री, अगर उसके हस्बैंड ने वाइफ को जैसे कंट्रीब्यूट किया है अडल्ट्री कमिट करने में। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल जैसे ए हस्बैंड एंड बी वाइफ है जी। ठीक है जी, एक एग्जांपल से समझते हैं। ए हस्बैंड है, बी वाइफ है। ठीक है जी, बी, उसकी वाइफ जो बी है उसने अडल्ट्री कमिट की है जी। ठीक है जी, क्यों कमिट की, क्यों? आप ये बोल सकते हो क्यों कमिट की? ए का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जी सी के साथ। ठीक है जी, जब उसकी शादी हो चुकी थी, ठीक है जी, उसके बाद उसका एक मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आया जी सी के साथ। उसने बी को बोला कि तू भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकती है जी, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। वो कहता ठीक है जी, उसका डी आ गया और इसकी डेथ हो जाती है जी सी की। अब ए कोर्ट के पास जाता है और बोलता है कि जो मेरी वाइफ है उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है और मुझे डिवोर्स देना है, डिवोर्स उससे देना है। तो ऑन दिस बेसिस अब जो ए था उसने कंट्रीब्यूट किया है जी कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रख सकते हो, तो दैट इज रॉन्ग। इट इज जस्ट अ बेसिक एग्जांपल, एक बेसिक एग्जांपल है कि अ पिटीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिस्पोंडेंट्स अडल्ट्री कैनॉट बी ग्रांटेड। वो कहता है कि कोई भी पिटीशन आपको रिलीफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके हाथ साफ नहीं है, यू आर नॉट एट योर फॉल्ट। ठीक है जी, एंड उस चीज का आप फायदा नहीं उठा रहे। अगर आप गलती और आपकी फायदा भी उठा रहे दैट्स रॉन्ग, दैट इज बार। ठीक है जी, ओनली ग्रांट व्हेन पिटिशनर कम्स टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स। ठीक है जी, क्लीन हैंड्स का ये मतलब नहीं है कि सैनिटाइजर के साथ साफ करके आना। वो कहते हैं जी कि उसका कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, पिटिशनर का कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आई होप आपको सेक्शन 21 क्लॉज ए पार्ट ए टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस ओन रॉन्ग अच्छी तरह से समझ आया होगा। कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, कहीं पे भी डाउट आता है, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड इफ यू वांट टू फिक्स these statements, these shortcuts in your notes, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जी। हाँ जी, बोल्ट नेक्स्ट चलते हैं जी असेसरी पर। ठीक है जी, अब असेसरी हमें ये पता है जी
असेसरी का मतलब है जी एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्राइम ऑफ द रिस्पोंडेंट। वो कहता है उसकी पार्टिसिपेशन है जी इन द क्राइम ऑफ रिस्पोंडेंट, जो रिस्पोंडेंट क्राइम कर रहा है उसमें उसकी पार्टिसिपेशन है। ठीक है जी, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्राइम ऑफ द रिस्पोंडेंट। एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। ठीक है जी, उसके पहले ये पॉइंट समझ लें। अ पर्सन मे बी असेसरी बिफोर द कमीशन ऑफ क्राइम। वो कहता है क्राइम होने से पहले भी असेसरी हो सकता है, एंड आफ्टर द कमीशन ऑफ द क्राइम, कहता है क्राइम होने के बाद भी असेसरी हो सकता है, और एट द टाइम ऑफ क्राइम भी हो सकता है। उसे हम एक्म्प्लाइस बोलते हैं। ठीक है जी, तीनों टाइम पे हो सकता है, पहले भी, एट टाइम पर भी और बाद में भी। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि पहले था अब नहीं हो, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। ठीक है जी, तीनों टाइम पे एक्म्प्लाइस हो सकता है। ठीक है जी, अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इट इज वेरी गुड एग्जांपल। अच्छी तरह हाँ जी बल्टन, नेक्स्ट चलते हैं जी। सेक्शन 23 क्लॉज 1 पार्ट बी, कनावेंस। अब कहते हैं इसका मतलब क्या है जी। इट सिंपली स्टेट्स विलिंगनेस टू अलाउ इन इलीगल एक्ट्स। वो कहता है अपनी अलाउ कर देना, अपनी मर्जी या अपनी पार्टिसिपेशन कर देनी। जैसे एक तरह का साइन कर देना, कर लीजिए एक्ट, ये कर लीजिए, परमिशन दे देनी। ठीक है जी, विलिंगनेस टू अलाउ, अच्छी तरह से एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली इन इलीगल एक्ट्स। ठीक है जी, और अच्छी तरह से समझते हैं विद एग्जांपल। ठीक है जी, इफ द रिस्पोंडेंट मेक्स अ प्रपोजल दैट शी वुड लाइक टू मेक मनी by illicit by illicit intercourse and petitioner agrees he is guilty of connivance। अब सिंपल सी बात बोली जाती है कि इफ द रिस्पोंडेंट मेक्स मनी। ठीक है जी, अब ए एंड बी एग्जांपल ले लेते हैं जी। ए पिटिशनर है, बी रिस्पोंडेंट है। ठीक है जी, अब कहते हैं जी इफ द रिस्पोंडेंट मेक्स अ प्रपोजल, ये ए हस्बैंड है जी, बी वाइफ है। ठीक है जी, अब कहते हैं कि ए इफ द रिस्पोंडेंट मेक्स अ प्रपोजल, बी ने प्रपोजल बनाया दैट शी वुड लाइक टू मेक मनी, कि उसने पैसा बनाना है बाय इलिसिट इंटरकोर्स। वो कहते हैं कि गैर कानूनी, इलिसिट मींस इलीगल। ठीक है जी, इलिसिट इंटरकोर्स एंड पिटिशनर अग्रीज, और ए मान जाता है जी, अपनी कंसेंट दे देता है। ही इज गिल्टी ऑफ कनाइवेंस। सो बार लग जाएगी जी। अब वो कोई मैट्रिमोनियल रिलीफ का फायदा नहीं ले सकता। ठीक है जी, बार लग जाएगी, अब उसे कोई भी मैट्रिमोनियल रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है जी, बट देर आर सम सर्कमस्टांसेस जहां पर वो गिल्टी नहीं होगा। ठीक है जी, जैसे कि मियर इनअटेंशन नेग्लिजेंस डज नॉट अमाउंट टू कनाइवेंस। वो कहता है कि सिर्फ मियर इनअटेंशन, कि वो उसका ध्यान नहीं था, चलो, या नेग्लिजेंस डज नॉट अमाउंट टू कनाइवेंस। ठीक है जी, ये भी बात क्लियर है जी हमें। नेक्स्ट है जी, स्पाइंग टू फाइंड आउट ट्रुथ डज नॉट अमाउंट टू कनाइवेंस। वो कहते हैं कि जब हम किसी पे स्पाई करते हैं, नजर रखते हैं, फाइंडिंग आउट ट्रुथ, जब भी हम किसी पे स्पाई करते हैं सच देखने के लिए, ठीक है जी, सच बाहर निकालने के लिए, वो चीज कनाइवेंस नहीं है। अब यही चीज इधर एक एग्जांपल से लेता है कि चलो वो अलाउ तो कर देता है, बट वो देखना चाहता है क्या जी सच में करती है या नहीं। ठीक है, जस्ट टू मेक अ प्रूफ, और यह सच बाहर निकालने के लिए। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ कनाइवेंस। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ जी बल्टन, वेटिंग फॉर लॉ वोकैबुलरी जी। चलिए जी, बट आज हम लॉ वोकैबुलरी लेकर नहीं आए जी, लॉ बल्टन लेकर आए जी एक नया कंसेप्ट, दैट इज लीगल मैक्सियम। लीगल मैक्सियम जैसे हम फ्रेजेस या इडियम यूज करते हैं ना, दे आर जस्ट सिमिलर टू इट, जस्ट दे आर इन लैटिन टर्म्स। वो लैटिन टर्म्स में होते हैं जी। जैसे आज का हमारा लीगल मैक्सियम है जी बोनाफाइड। अब बोनाफाइड आपने देखा होगा, कई बार सुना भी होगा, ये इट इज अ वेरी कॉमन लीगल मैक्सियम। आपने कंज्यूमर शॉप्स पर सुना होगा या कोर्ट्स में सुना होगा।
दैट अ पर्सन शुड बी बोनाफाइड। जो भी कोर्ट में आता है, अ पर्सन शुड बी बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब क्या है? इन गुड फेथ, विदाउट फ्रॉड। जो भी पिटिशनर आ रहा है, दे शुड बी विद क्लीन हैंड। वो आदमी क्लीन हैंड के साथ होना चाहिए। वी हैव अंडरस्टैंड टू द कंसेप्ट बाज ऑफ मैट्रिमोनियल रिलीफ। उसमें ये लीगल मैक्सिमम यूज होता है जी, दैट इज बोनाफाइड। इट मींस इन गुड फेथ, विदाउट फ्रॉड, विद ऑनेस्टी। हाँ जी वल्टन, दिस वाज फॉर टुडेज लेक्चर जी। आई होप आपको लीगल कंसेप्ट, जो हम लीगल मैक्सिमम का कंसेप्ट लेकर आए हैं जी नया, आपको वो अच्छी तरह समझ आया होगा। सेक्शन 23 बाज ऑफ मैट्रिमोनियल रिलीफ, वो अच्छी तरह से समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हम 3 ही कर पाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर बात करेंगे, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू बोर यू आउट बाय मेकिंग लॉन्ग लेक्चर्स। ठीक है जी, टू डिलीवर अ लॉन्ग लेक्चर दैट विल मेक यू अ बोर पर्सन। ठीक है जी, आपको बोर कर देगा और आप भी बोर हो जाओगे, और हमें पढ़ाने में भी मजा नहीं आएगा। सो बाय कीपिंग दैट व्यू इन माइंड, आपको रिफ्रेश करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी, विद सम न्यू कंसेप्ट्स एंड न्यू बार्स। टिल दैट, एंजॉय योर लाइफ, मेक नोट्स। जय हिंद पलटन।